हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मई 2026 महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन को प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए @ISPC सेंटर और टेलीग्राम पर हमें अवश्य ज्वाइन करिए। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। तो आज का डिस्कशन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। देखिए, यदि हम लोग विधानसभा का चुनाव की बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां की विधानसभा का चुनाव के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यदि वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है वह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी और वेस्ट बंगाल में टोटल विधानसभा के लिए सीट है 294, जबकि असम, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में एक एक चरणों में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। असम की विधानसभा में 126 सीट है, तमिलनाडु की विधानसभा में 234 सीट है और केरल की विधानसभा में 140 सीट है। इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुडुचेरी है, उसमें भी विधानसभा का चुनाव करवाए जा रहे हैं, जहां की 1 चरणों में विधानसभा चुनाव आयोजित करवाया जाएगा और वहां की विधानसभा में टोटल 30 सीटें हैं। मतगणना जो होगी इन सारे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतगणना यानी कि काउंटिंग जो है वह 4 मई 2026 को काउंटिंग करवाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जो कि हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, अर्थात महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जो कि स्वदेशी लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरी है। उनके जो पायलट थे, उस विमान को उड़ाने वाले पायलट का नाम था ग्रुप कैप्टन NS बहुआ, उस विमान को उड़ा रहे थे। प्रचंड का जो निर्माण है वह हाल द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इस प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वह एक प्रकार का अत्याधुनिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है INS अंजदीप। यदि हम लोग INS अंजदीप की बात करते हैं तो INS अंजदीप उथले पानी में अर्थात छिछले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी गति है 25 नॉटिकल मील प्रति आवर, यानी कि प्रति 1 घंटे में यह 25 नॉटिकल मील से अपनी गति कर सकता है। इस श्रेणी के 8 युद्धपोतों का निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें से 3 युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत जो पहला युद्धपोत था INS अर्नाला को 18 जून 2025 को तथा दूसरा युद्धपोत का नाम था INS एंड्रोथ, जिसे 6 अक्टूबर 2025 को, और तीसरा युद्धपोत है INS अंजदीप, जिसे 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है, गुजरात विधानसभा ने 25 मार्च 2026 को समान नागरिक संहिता से संबंधित जो विधेयक है उसे पारित कर दिया है, यानी कि गुजरात विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में एक विधेयक को पारित कर दिया है। यदि हम लोग समान नागरिक संहिता की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 में यह वर्णित किया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान की चर्चा की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में। तो जो स्वतंत्रता उपरांत यदि हम लोग बात करें, देखिए यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्वतंत्रता के उपरांत यानी कि वर्ष 1947 के बाद स्वतंत्रता के उपरांत भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसने कि UCC समान नागरिक संहिता को लागू किया। तो वर्तमान समय तक भारत में 3 राज्यों में
समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, जिनमें 1947 के बिफोर की हम लोग बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पूर्व ही गोवा में लागू किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत दो राज्यों में उत्तराखंड, ध्यान दीजिए, पहला राज्य बना उत्तराखंड और दूसरा राज्य बना है गुजरात। उत्तराखंड ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू किया और गुजरात विधानसभा ने भी हाल ही में इस विधेयक को पारित कर दिया है। तो वर्तमान समय में गुजरात जो है वह स्वतंत्रता के उपरांत समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला गुजरात भारत का दूसरा राज्य बना और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति यानी कि ध्यान दीजिए शेड्यूल कास्ट के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने पर उस व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह जो निर्णय है वह न्यायाधीश पीके मिश्रा एवं न्यायाधीश मनमोहन की पीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया। कब? तो 24 मार्च 2026 को यह निर्णय प्रदान किया गया। इस निर्णय को उन्होंने चिंथदा आनंद नामक एक पादरी हैं उनकी याचिका पर यह जो निर्णय है वह न्यायाधीश पीके मिश्रा एवं मनमोहन की पीठ द्वारा इस निर्णय को दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है नेशनल डेंटल कमीशन। तो ध्यान दीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल डेंटल कमीशन के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो नेशनल डेंटल कमीशन के संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई वह 19 मार्च 2026 को नेशनल डेंटल कमीशन के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। यह जो नेशनल डेंटल कमीशन है वह डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1948 के एक एक्ट के द्वारा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2026 को नेशनल डेंटल कमीशन के गठन की सिफारिश की। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर संजय तिवारी, अर्थात डॉक्टर संजय तिवारी को नेशनल डेंटल कमीशन के प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रथम चेयरमैन नियुक्त किए गए डॉक्टर संजय तिवारी को नेशनल डेंटल कमीशन का प्रथम चेयरमैन नियुक्त किया गया। यदि अब हम लोग नेशनल डेंटल कमीशन की बात करें तो नेशनल डेंटल कमीशन में टोटल 3 बोर्ड हैं, जिनमें पहला है यूजी एंड पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन के संबंध में एक बोर्ड होगा। दूसरा बोर्ड होगा डेंटल असेसमेंट एंड रेटिक्स के संबंध में। तीसरा बोर्ड होगा एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन के संबंध में। तो यह हो गया नेशनल डेंटल कमीशन। नेक्स्ट फैक्ट्स है कालिंजर का किला को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। यदि हम लोग वर्तमान समय में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल की बात करें तो वर्तमान समय में तक यानी कि हाल ही में अभी तक टोटल 70 ऐसे स्थल हैं जिसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो जो कालिंजर का किला है वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और यह कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित बांदा जिले का पहला भू विरासत स्थल है। यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अब तक टोटल 70 ऐसे स्थल हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1851 ईस्वी में की गई थी। चलिए तो नेक्स्ट सेशन प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजस 2.0 नाम से करेंट अफेयर्स का बैच प्रारंभ किया गया है। इस बैच के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, बिहार करेंट अफेयर्स, PIB नोट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर का करेंट अफेयर्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट करना है 8375934036 या 9870564701। ये दो में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे। तब तक उसके बाद आपको टेलीग्राम पर जो पेड ग्रुप बना हुआ है उसका लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेशन है चिता पुनर्वास परियोजना।
यदि हम लोग चीता पुनर्वास परियोजना की बात करें तो ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने चीता के यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए 17 सितंबर 2022 ईस्वी को चीता पुनर्वास परियोजना को प्रारंभ किया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत में सबसे पहले नामीबिया से 8 चीता को लाया गया था और हाल ही में केंद्र सरकार ने 28 फरवरी को बोत्सवाना से 9 चीता को भारत में लाया। वर्तमान समय में यानी कि मार्च 2026 तक भारत में चीता की संख्या की बात करें तो भारत में मार्च 2026 तक चीता की संख्या हो गई है टोटल 53। चलिए अब हम लोग केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न पशुओं के संरक्षण के लिए चलाए गए यदि हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत 1973 ईस्वी में यानी कि वर्ष 1973 में केंद्र सरकार ने टाइगर यानी कि चीता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। इसी प्रकार से 1992 यानी कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा को प्रारंभ किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रारंभ किया गया था 2020 ईस्वी में और प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड को प्रारंभ किया गया था 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट्स है iOS सागर पहल। यदि iOS सागर पहल की बात किया जाए तो वर्ष 2026 ईस्वी में जो संस्करण आयोजित किया गया वह इसका दूसरा संस्करण था, जिसका आयोजन 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन प्रारंभ किया गया और इसमें टोटल 16 मित्र देश शामिल हुए। इसका पहला संस्करण का आयोजन अप्रैल 2025 में किया गया था। पहला संस्करण INS सुनैना पर आयोजित किया गया था और दूसरा जो संस्करण है वह नेवल बेस INS कोच्चि में दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना। यह जो मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना है वह हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रुपये की राशि प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसमें जो मेन कंडीशन है वह यह है कि यदि वह महिला SC यानी कि अनुसूचित जाति की यदि वह महिला है तो उन्हें प्रति माह 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 2026-27 के बजट के लिए 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए टोटल 9300 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया था और इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत यदि कोई महिला ऐसी हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या वे महिला इनकम टैक्स देती हैं या वे महिला सांसद या विधायक हैं, चाहे वो पूर्व में हो या वर्तमान में सांसद या विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में वे महिला मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना की लाभान्वित नहीं बन सकती हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है जयभान सिंह पवैया को मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो देखिए यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। गांव ग्वाला योजना, यह जो गांव ग्वाला योजना है वह गोवंश को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गांव ग्वाला योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक गांव में एक ग्वाला की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि प्रत्येक गांव में एक सरकारी ग्वाला की नियुक्ति की जाएगी जिन्हें प्रति माह 10,000 रुपये का वेतन कह लीजिए या 10,000 रुपये का उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। और ये जो ग्वाला होंगे इनका मुख्य कार्य होगा वह पशुओं का चारागाह के साथ साथ पशुओं का दूहना, यानी कि जो भी दुधारू पशु हैं उनका दूहना यानी कि उनके दूध निकालना, ये इनके मुख्य कार्य होंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर हाल ही में अबू राज करने का निर्णय लिया है। चलिए अब हम लोग यदि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें, अभी तक हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे ही नेशनल करंट अफेयर्स समाप्त हो गया उसके बाद अब हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नेपाल में जेनजेड विरोध प्रदर्शन के उपरांत, जिसे कि जेन जी के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि हम लोग जेन जी आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, तो आप लोग परिचित होंगे कि नेपाल में कुछ दिन पूर्व नेपाल में जेन जी का एक व्यापक आंदोलन देखने को मिला था।
तो ऐसी स्थिति में उस आंदोलन के उपरांत एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उस अंतरिम सरकार में ध्यान दीजिए, उस अंतरिम जो सरकार का गठन किया गया था उनके नेतृत्व कर रहे थे माननीय सुशीला कार्की। उस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे माननीय सुशीला कार्की। लेकिन उस अंतरिम सरकार के द्वारा जब चुनाव नेपाल में आयोजित करवाए गए तो उसके उपरांत जो नेपाल में संसदीय चुनाव आयोजित करवाया गया उसके उपरांत नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। ये जो है बालेंद्र शाह वह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। जो नेपाल की प्रतिनिधि सभा है उसमें टोटल 275 सदस्य नेपाल की प्रतिनिधि सभा में टोटल 275 सदस्य होते हैं। नेपाल के प्रतिनिधि सभा के लिए जो चुनाव है वह 5 मार्च 2026 को चुनाव आयोजित करवाए गए थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो कि बालेंद्र शाह की पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उस पार्टी को टोटल 182 सीट प्राप्त हुआ। दूसरा नेपाली कांग्रेस 38 सीट प्राप्त हुआ और 38 सीट के साथ ये जो नेपाली कांग्रेस है वो दूसरी सर्वाधिक सीटों वाली पार्टी बन गई है। तीसरा है CPN UML, इसको टोटल 25 सीटें प्राप्त हुई है। तीसरा नेपाली कम्युनिस्ट, इसे 17 सीटें और निर्दलीय को 1 सीट और अन्य ऐसे हैं जिन्हें की टोटल 12 सीट प्राप्त हुए हैं। तो यह हो गया सीटों का गणित। इसके अलावा अब हम लोग बात करें यदि बालेंद्र शाह की, तो जो बालेंद्र शाह हैं वो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 28 मार्च को शपथ लिया और इनका यदि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जो बालेंद्र शाह झापा 5 नामक एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। बालेंद्र शाह झापा 5 नामक नेपाल के एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेपाल के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, नेपाल के वर्तमान समय की राष्ट्रपति हैं। और अंतरिम प्रधानमंत्री थी, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री थी। देखिए नेपाल के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ यह उत्पन्न होता है कि नेपाल की संसद को हम लोग किस रूप में जानते हैं। जो प्रतिनिधि सभा है वह नेपाल की तो निचली सदन है, जैसे भारत में लोकसभा, लेकिन उसी प्रकार से नेपाल की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। जैसे भारत में जिस प्रकार से संसद को संसद बतलाया गया है उसी प्रकार से नेपाल की संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की हाल ही में भारत यात्रा संपन्न हुई। ये 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत यात्रा पर रहे। रैसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में इनका आगमन हुआ, यानी कि ये जो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे अलेक्जेंडर स्टब, वे रैसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता थे। भारत में अक्टूबर 2026 में जो विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की जो मेजबानी की जाएगी भारत द्वारा, यानी कि भारत में अक्टूबर 2026 में जो विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था का आयोजन किया जाएगा उसकी सह मेजबानी करने का निर्णय भारत एवं फिनलैंड द्वारा उसकी सह मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं 11वां रैसीना डायलॉग। यदि हम लोग रैसीना डायलॉग की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यह उत्पन्न होता है कि इसे आखिर हम लोग रैसीना ही क्यों कहते हैं, यानी कि रैसीना डायलॉग के नाम से ही इस संवाद का आयोजन क्यों किया जाता है। तो चूंकि देखिए भारत के जो विदेश मंत्रालय के साथ साथ जितने भी जो महत्वपूर्ण सामरिक स्थल या जो भी महत्वपूर्ण सामरिक कार्यालय हैं, चाहे वह राष्ट्रपति भवन हो गया या फिर भारतीय विदेश मंत्रालय हो गया, ये सारे के सारे रैसीना हिल्स पर स्थित है, यानी कि रैसीना पहाड़ी पर ही ये सारे स्थित हैं। इसीलिए इस डायलॉग का नाम दिया गया रैसीना डायलॉग। इस डायलॉग का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साथ ORF द्वारा इस डायलॉग का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। पहला संस्करण का आयोजन किया गया था वर्ष 2016 ईस्वी में और वर्ष 2026 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया 5 से 7 मार्च 2026 के मध्य। इसके मुख्य अतिथि थे अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। इसका थीम था संस्कारम, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, इसका रैसीना डायलॉग का मुख्य थीम था। इसके अंतर्गत टोटल 110 देशों के 2700 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका पहला आयोजन किया गया था वर्ष 2016 ईस्वी में और यह जो रैसीना डायलॉग है एक प्रकार के जियो पॉलिटी एवं जियो इकोनॉमी यानी कि भू राजनीति और भू आर्थिक विषयों पर यह संवाद
यह संवाद करता है, रायसीना डायलॉग। इसी प्रकार से यदि हम लोग चर्चा करें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की, तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किए जाते हैं और सांग्रीला संवाद जो कार्यक्रम है वह सिंगापुर सरकार द्वारा सांग्रीला संवाद का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने का हाल ही में भारत यात्रा संपन्न हुई। यदि हम लोग कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्ने, जिनका हाल ही में भारत यात्रा 27 फरवरी से 2 मार्च तक इनकी भारत यात्रा हुई। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए, यानी कि मार्क कार्ने जो है वह कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत इनकी ये पहली भारत यात्रा हुई। और कनाडा जो है वह अपने इस यात्रा में कनाडाई प्रधानमंत्री ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साथ बायोफ्यूल अलायंस, जो कि ये जो दोनों संगठन ऐसे हैं जिसका नेतृत्व है वह भारत द्वारा किया जा रहा है, इस अलायंस में कनाडा ने शामिल होने की घोषणा की। इसके साथ साथ कनाडा जो है वह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का एक डायलॉग पार्टनर भी कनाडा बना। नेक्स्ट फैक्ट्स है सिप्री की रिपोर्ट। तो ध्यान दीजिए, सिप्री ने हाल ही में 2021 एवं 2021 से 25 को आधार वर्ष मानते हुए हथियारों के आदान प्रदान के संबंध में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट को यदि अध्ययन किया जाए तो उसमें 5 सबसे बड़े आयातक देशों में, यानी कि हथियारों के आयात करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में पहले स्थान पर है यूक्रेन, दूसरा स्थान पर है भारत, तीसरा स्थान पर है सऊदी अरब, चौथे स्थान पर है कतर और 5वें स्थान पर है पाकिस्तान। यदि भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो भारत हथियारों के कुल आयात में 8.2% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। यदि हम लोग 5 सबसे बड़े निर्यातक देश की बात करें तो पहला स्थान पर है अमेरिका, दूसरा स्थान पर है फ्रांस, तीसरा है रसिया, चौथे स्थान पर जर्मनी और 5वां है चाइना, यानी कि विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश हैं। 2016 से 2020 की तुलना में 2021 से 25 के मध्य शस्त्र आयात में, यानी कि हथियारों के आयात में भारत द्वारा 4% की तथा चीन द्वारा टोटल 72% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो भारत को टोटल हथियार का आयात करने वाले, यानी कि भारत जो हथियार का आयात किया जाता है उसमें पहला स्थान पर है रूस, दूसरा स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है इजराइल। भारत के कुल हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी है 40%, फ्रांस की हिस्सेदारी है 29% और इजराइल की हिस्सेदारी है 15%। 3 सबसे बड़े निर्यातक देश की बात करें तो पहला स्थान पर है अमेरिका, जो कि हथियारों के कुल निर्यात का 42% योगदान करता है। दूसरा स्थान पर है फ्रांस, जो कि हथियारों के कुल निर्यात का 9.8% योगदान करता है और तीसरे स्थान पर है रसिया, जो कि हथियारों के कुल निर्यात में 6.8% का योगदान करता है। यदि हम लोग सिप्री रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा किया जाए तो ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अमेरिका जो है वह अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में वर्ष 2016 से 20 की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है वर्ष 2021 से 25 के मध्य में। इसके साथ साथ यदि हम लोग सिप्री की रिपोर्टों का आधार बनाएं तो ध्यान दीजिए, वर्ष 2021 से 25 के दौरान हथियारों के बड़े आयातक राष्ट्र एवं उन्हें हथियारों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश के अंतर्गत सबसे पहला स्थान पर है यूक्रेन, जो कि 9.7% का योगदान रखता है हथियारों के कुल आयात में। दूसरा स्थान पर है भारत, जो कि 8.2% का योगदान रखता है। तीसरे स्थान पर है सऊदी अरब, 6.8% का योगदान रखता है। इसी प्रकार से चौथे स्थान पर है कतर, 6.4% का योगदान रखता है। 5वें स्थान पर पाकिस्तान, जो कि 4.2% का योगदान रखता है। यदि हम लोग भारत की बात करें कि भारत द्वारा जो हथियार आयात किए जाते हैं उनमें 4% की गिरावट देखने को मिली है और सर्वाधिक यानी कि 40% का हथियार आयात भारत करता है रसिया से, 29% हथियार आयात करता है फ्रांस से और 15% हथियार भारत आयात करता है इजराइल से। यदि इसी प्रकार से हम लोग 2021 से 25 के दौरान हथियारों के बड़े निर्यातक राष्ट्र की बात करें तो पहला स्थान पर है अमेरिका, जो कि विश्व के टोटल हथियार का
निर्यात में 42% का योगदान रखता है अमेरिका। दूसरे स्थान पर है फ्रांस जो कि 9.8% का योगदान करता है। तीसरा स्थान पर है रसिया जो कि 6.8% का योगदान करता है। चौथे स्थान पर है जर्मनी जो कि 5.7% और पाँचवा स्थान पर है चाइना जो कि 5.6% का योगदान रखता है। यदि हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका द्वारा जो टोटल 42% हथियारों का निर्यात किया जाता है उनमें से सर्वाधिक हथियार 12% सऊदी अरब को निर्यात किए जाते हैं और दूसरा स्थान पर है यूक्रेन जो कि 9.4% और तीसरा स्थान पर है जापान जो कि 8.9% का हथियार निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है। अब हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के उपरांत अब हम लोग इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है कुल खाद्यान्न का उत्पादन। यदि 2025-26 में हम लोग पूरे देश भर में कुल खाद्यान्न उत्पादन के दूसरा अग्रिम अनुमान की बात किया जाए तो दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन होंगे 348.66 मिलियन टन, जिसमें से खरीफ फसल है 1741.44 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल है 1745.13 लाख मीट्रिक टन। इसी प्रकार से यदि हम लोग चावल की बात करें तो चावल में खरीफ का चावल उत्पादन होगा 1239.28 लाख मीट्रिक टन, जिनमें कि पूर्व वर्ष की तुलना में 11.56 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से गेहूं की बात करें तो खरीफ गेहूं का उत्पादन होगा 1202.10 लाख मीट्रिक टन, जिनमें पूर्व की तुलना में 22.65 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है गन्ना जो कि 5001.97 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में भारत का चालू खाता घाटा जो है वह 30% अरब डॉलर रहा है। यानी कि भारत का चालू खाता घाटा 30.1 अरब डॉलर रहा है, जो कि 2024-25 में 36.6 अरब डॉलर था। यदि हम लोग इसकी बात करें तो 30.1 अरब डॉलर की तो यह अप्रैल दिसंबर 2024 की यदि हम लोग बात किया जाए तो उस समय वह जीडीपी का, यानी कि ये जो 36.6 अरब डॉलर है वह जीडीपी का 1.3% था। लेकिन यदि 30.1 अरब डॉलर की बात करें तो यह जो है वह जीडीपी का टोटल 1% है। अप्रैल दिसंबर 2024 के मध्य में निबल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 0.6 अरब डॉलर रहा और यह 2025-26 में 3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर, यानी कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पर UNSDSN एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के स्थान की बात किया जाए तो वर्ष 2025 में जो इंडेक्स जारी किया गया है उसके हिसाब से, यानी कि जो 2026 का रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 116/147 है, यानी कि 147 देशों में भारत 116वें स्थान पर है। यह देखिए, यह जो यहाँ आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की चर्चा क्यों की गई है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2026 में जारी किया गया उसमें 2025 के आंकड़ों को आधार बनाया गया था। इसी प्रकार से जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में जारी किया गया होगा उसमें 2024 को आधार बनाया गया होगा और जो 2024 में जारी किया गया होगा उसमें 2023 की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। तो यदि हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसमें 147 देशों में भारत का स्थान रहा है 116। इसी प्रकार से 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 118 रहा है 147 देशों में, और जो 2024 में जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान 126 रहा है 143 देशों में। यदि भारत का अंक की बात करें तो भारत का अंक रहा है 4.5
536। नेक्स्ट है कि इस सूचकांक की गणना के लिए 2023-25 के आंकड़ों को आधार वर्ष के रूप में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यदि हम लोग टॉप 3 स्टेट की बात करें, स्टेट या टॉप 3 कंट्रीज की बात करें, तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है आइसलैंड और तीसरा स्थान पर है डेनमार्क। यदि हम लोग बॉटम 3 यानी कि सबसे निम्न रैंक वाले 3 देश की बात करें तो 147वां स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, 146वें स्थान पर है सिएरा लियोन और 145वें स्थान पर है मलावी। इसके साथ साथ जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसे कितने मानकों के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की गणना की जाती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को तैयार करने में टोटल 7 ऐसे मानक हैं जिसके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा है सामाजिक समर्थन, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है उदारता, पांचवा है जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, छठा है भ्रष्टाचार की अवधारणा, सातवां है देश की तबाही की स्थिति। तो इन्हीं 7 मानकों के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यदि हम लोग भारत के पड़ोस वाले कुछ देश की बात करें, देश एवं उनके रैंकिंग की बात करें, तो पाकिस्तान को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है और चीन को 65वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है कि युद्ध की भयावहता को देखते हुए ईरान सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 को 50 लाख रियाल तथा मार्च 2026 में 1 करोड़ रियाल के करेंसी नोट जारी किया गया। यानी कि ईरान सरकार द्वारा यह 50 लाख रुपये, 50 लाख रियाल, वहाँ की जो मुद्रा है उसे रियाल कहते हैं, तो 50 लाख रियाल और 1 करोड़ रियाल मुद्रा का नोट जारी किया गया है। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट है वह दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण वर्ष 2025 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने में टोटल 5 मानकों को आधार बनाया गया, जिनमें पहला मानक है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा मानक है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तीसरा मानक है फिस्कल प्रूडेंस, चौथा मानक है डेप्ट इंडेक्स और 5वां मानक है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। इन्हीं 5 मानकों के आधार पर नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया। इसमें के अंतर्गत जो रिपोर्ट है वह टोटल राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला श्रेणी है अचीवर। अचीवर श्रेणी में टोटल 3 राज्यों को शामिल किया गया। यदि हम लोग 18 बड़े राज्यों की बात करें तो उनमें अचीवर श्रेणी के अंतर्गत टोटल 3 राज्यों को शामिल किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत 6 राज्यों को शामिल किया गया है। परफॉर्मर श्रेणी के अंतर्गत 5 राज्यों को शामिल किया गया है और एस्पिरेशनल श्रेणी के अंतर्गत टोटल 4 राज्यों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यदि हम लोग अचीवर वाले राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, गोवा और झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें कि अचीवर श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। बिहार को टोटल 30.9 अंक प्राप्त हुए और इस अंक के साथ जो बिहार है वह परफॉर्मर श्रेणी में बिहार को शामिल किया गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को टोटल 41.9 अंक प्राप्त हुए और वह फ्रंट रनर वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के 10 राज्यों की बात किया जाए तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी के 10 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को स्थान जो है वह सबसे बेहतर स्थान प्राप्त हुआ। पहला स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्थान पर है उत्तराखंड और तीसरा स्थान पर है त्रिपुरा। नेक्स्ट फैक्ट्स है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फरवरी 2026 तक कुल 36,229 अस्पतालों को शामिल किया गया है। यदि हम लोग 36,229 अस्पताल में सरकारी हॉस्पिटल की बात किया जाए तो टोटल 19,483 ऐसे सरकारी हॉस्पिटल हैं जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल हैं, जबकि 16,746 ऐसे निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल हैं। इस योजना को सितंबर 2018 से रांची से प्रारंभ किया गया था। माफ़ करिएगा, यह सितंबर नहीं बल्कि दिसंबर 2018 में इस योजना को रांची से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इसे फरवरी 2019 में जारी किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान वर्ग को 3 किस्तों में 2,000 रुपये की आर्थिकी सहायता राशि प्रदान की जाती है। पहली किस्त जो है वह 24 फरवरी 2019 को पहली किस्त जारी की गई थी और इसका जो शुभारंभ है वह फरवरी 2019 में यानी कि 24 फरवरी 2019 को पहली किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि नारियल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला स्थान पर है, यानी कि भारत में विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया जाता है और वैश्विक स्तर पर इसका यदि योगदान की बात करें तो 30.7% का वैश्विक योगदान करता है। बजट 2026-27 ईस्वी में यानी कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 है उसमें कोकोनट प्रमोशन स्कीम की भी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट्स है भव्या योजना। यदि हम लोग भव्या योजना की बात करें तो सबसे पहले हम लोग भव्या योजना में भव्य का पूरा नाम देखें तो भव्य का पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। इस भव्य योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 मार्च 2026 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य है 100 प्लग एंड प्ले रेडी टू यूज औद्योगिक पार्क की स्थापना करना। इसके लिए टोटल 33,600 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स यदि हम लोग नवीनतम कुछ सामान्य ज्ञान की चर्चा करें तो नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग स्वीप का फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यह स्वीप का पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट की हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल एवं उप राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार की चर्चा करें तो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन खान। नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं नंद किशोर यादव। वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल बने RN रवि। तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये केरल के राज्यपाल हैं जिन्हें कि तमिलनाडु का प्रभार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना के नए राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के जिष्णु देव वर्मा दिल्ली के नए उप राज्यपाल बने। ध्यान दीजिए यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल का उपबंध नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी में उप राज्यपाल। ध्यान दीजिए यूनियन टेरिटरी में उप राज्यपाल या लेफ्टिनेंट का उपबंध किया गया है। उप राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक का उपबंध किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक का संवैधानिक उपबंध किया गया है यूनियन टेरिटरीज में। इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ प्रदान किया जाता है, दिलाया जाता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक द्वारा यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल या उपराज्यपाल को शपथ दिलवाया जाता है। तो दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कविंदर गुप्ता और लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली में उपराज्यपाल थे, इन्हें दिल्ली से स्थानांतरित कर लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। तो यह हो गया राज्यों में नियुक्त नए राज्यपाल। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि चीन में भारत के नए राजदूत विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में निर्वाचित हुए हैं और इन्होंने 2016 में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री का पद माननीय नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री का पद से त्यागपत्र देने के उपरांत ये अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ध्यान दीजिए, ये अब राज्यसभा सदस्य के रूप में यानी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ साथ ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो हैं उन्हें थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
थल सेना के नए उप प्रमुख बने। अब यदि हम लोग कुछ खेल से संबंध में पुरस्कार की चर्चा करें तो बीसीसीआई के प्रमुख पुरस्कार के अंतर्गत पहला पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसे कि कर्नल सी.के. नायडू पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो रोजर बिन्नी एवं राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वीमेन मिताली राज को प्रदान किया गया। पॉली उमरिगर पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो शुभमन गिल एवं स्मृति मंधाना को पॉली उमरिगर का पुरस्कार प्रदान किया गया। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन महिला के मामले में स्मृति मंधाना को और सर्वाधिक विकेट महिला के क्षेत्र में दीप्ति शर्मा को पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना की ISPC सेंटर द्वारा 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजस 2.0 नाम से करेंट अफेयर्स का बैच प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक प्रतियोगिता दर्पण एवं बिहार करेंट अफेयर्स का मंथली नोट्स, परीक्षा मंथन, PIB, बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे। जो बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे है वह केंद्र एवं बिहार दोनों सरकारों का बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर का पूरा करेंट अफेयर्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट करना है 8375934036 एवं 9870564701। ये दो में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करें। तो नेक्स्ट फैक्ट्स के अंतर्गत सबसे पहला है ऑस्कर पुरस्कार 2026। इस ऑस्कर पुरस्कार को 98 एकेडमी अवार्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह जो ऑस्कर पुरस्कार है इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार की बात करें तो पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म हैमनेट के लिए जेसी बकले को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सीन पेन को और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार एमी मिडिगन को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार के पॉप डेमोन हंटर्स को। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार सेंटिमेंटल वैल्यू, जो कि नॉर्वे की एक फिल्म है, उसे सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह कि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार द गर्ल हु क्राइड फॉल्स को प्रदान किया गया। और भारत की हिंदी फिल्म होम बाउंड वर्ष 2026 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यदि हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वर्ष 2025 में 25 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई और यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह अपनी श्रेणी का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो तमिल कवि बैरामुथु रामासामी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये जो तमिल कवि की यदि बात करें तो ये ऐसे तीसरे तमिल साहित्यकार हैं जिन्हें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस बैरामुथु रामास्वामी को वर्ष 2003 में पद्म श्री पुरस्कार और वर्ष 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत टोटल 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामस्वामी भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को, जो कि संस्कृत, ध्यान दीजिए संस्कृत भाषा, और एक गीतकार जो गुलजार हैं उन्हें उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा वर्ष 1965 ईस्वी में मलयालम के लिए जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट फैक्ट है सरस्वती सम्मान 2025। यदि सरस्वती सम्मान की बात किया जाए तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान की घोषणा की जाती है। यह जो वर्ष 2025 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा वह अपनी श्रेणी का 35वां सरस्वती सम्मान है, जो कि बांग्ला भाषा के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी पुस्तक हर पार्वती कथा के लिए बांग्ला भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है, उन्हें अर्थात राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व बांग्ला भाषा के लिए ही वर्ष 2004 में सुनील कुमार गंगोपाध्याय को 2004 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पहला पुरस्कार वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा यानी कि जो उनकी पुस्तक है आत्मकथा, उनके लिए वर्ष 1991 में पहली सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है कि टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 काबेह मदानी को उनकी जल दिवालियापन पर रिसर्च के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो काबेह मदानी है वह ईरानी मूल के व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिए, काबेह मदानी ईरानी मूल के एक व्यक्ति हैं जिन्हें कि उनकी जल दिवालियापन पर शोध के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज अवार्ड प्रदान किया गया। जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इस पुरस्कार को जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, जिनमें कि 22 ऐसी भाषा हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं 8th शेड्यूल्ड में शामिल हैं। उनमें से 22 भाषा और इसके साथ साथ इंग्लिश, ध्यान दीजिए 22 भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश एवं राजस्थानी, ये 2 ऐसे भाषा हैं जिसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को उनकी यात्रा संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रदान किया गया है, और अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार को पहली बार वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है हॉकी इंडिया द्वारा हाल ही में कुछ पुरस्कार की घोषणाएं की गई हैं। तो हॉकी इंडिया के संबंध में यदि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और यह पुरस्कार जफर इकबाल को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार नवनीत कौर को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए बिच्छू देवी खारीवान को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि हम लोग सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो प्रिंस दीप सिंह को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान यानी कि नवोदित पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान यानी कि नवोदित महिला खिलाड़ी का पुरस्कार साक्षी राणा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की द्विवार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून के याओंडे में 26 से 29 मार्च 2026 के मध्य संपन्न हुआ। यह जो है वह 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। इसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन की गई थी UAE के अबू धाबी में। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वे पीयूष गोयल इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए। तो यह जो है वह हमारे करेंट अफेयर्स बैच प्रोग्राम के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। अभी तक टोटल 1600 लोग इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण रणनीतिक धार प्रदान कर रहे हैं।
चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम की बात करें तो विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2026 में जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया उसका थीम है मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसका थीम है गिव टू गेन। नेक्स्ट फैक्ट्स है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यह 20 मार्च को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा ने 28 जून 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव को आधार पर प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वन दिवस। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 नवंबर 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया था कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपरांत वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार दिवस। यदि हम लोग बिहार दिवस की बात करें तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। और जो 2026 में बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च को पाकिस्तान द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को ही 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को पारित किया था। और यही जो लाहौर प्रस्ताव है जो कि बाद में पाकिस्तान निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बना, यही लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बना। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि पाकिस्तान ने 23 मार्च 1956 को ही अपना पहला जो है वह संविधान स्वीकृत किया था। 23 मार्च को ही इसके अवसर पर भी पाकिस्तान द्वारा 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, और अर्थ आवर जो है वह 28 मार्च को अर्थ आवर का आयोजन किया गया। चलिए यदि नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट्स के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक की बात करेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण पुस्तक है क्रिम्सन स्प्रिंग। इस पुस्तक के लेखक हैं नवतेज सरना। नेक्स्ट है इट्स इजी टू बी हेल्दी। इसके लेखक हैं मलाइका अरोड़ा। नेक्स्ट है एन एक्सीडेंटल लॉयर। एन एक्सीडेंटल लॉयर पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हैं के वेणुगोपाल। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में फ्रांस के अबाए डेस वॉक्स डी किरने शहर में 26 से 27 मार्च 2026 के मध्य इसका आयोजन किया गया। यदि हम लोग G7 सदस्य देशों की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान एवं कनाडा, ये 7 ऐसे देश हैं जो कि G7 के सदस्य देश हैं। 2014 के पूर्व इसमें इसे G7 को G8 के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसमें रूस भी एक महत्वपूर्ण सदस्य था। लेकिन 2014 ईस्वी में रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण करने के उपरांत, ध्यान दीजिए, 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण करने के उपरांत रूस की G7 की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। उसके तत्पश्चात से G8 को G7 के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान समय में G7 में टोटल 7 सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान एवं कनाडा। यह जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें
भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, केन्या और ब्राज़ील, ये सारे देश आमंत्रित देश के रूप में इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है स्ट्रीट फास्ट डार्ट। यदि स्ट्रीट फास्ट डार्ट की बात करें, स्ट्रीट फास्ट डार्ट 2026 यह एक प्रकार का नाटो द्वारा आयोजित करवाया गया एक प्रकार का युद्धाभ्यास है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन जो है वह जर्मनी एवं बाल्टिक सागर के क्षेत्र में स्ट्रीट फास्ट डार्ट 2026 का आयोजन किया गया। 13 यूरोपीय देश शामिल हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में अमेरिका जो है वह शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट फैक्ट्स है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो अमेरिका एवं इजराइल द्वारा ईरान पर आक्रमण करने के उपरांत भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। तो भारत एवं अमेरिका द्वारा वज्र प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। यह वज्र प्रहारी अपनी प्रकार का 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन जो है वह हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक मिलिट्री रेंज में किया गया। इसका 15वां संस्करण का आयोजन अमेरिका के इदाहो में किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। यदि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की बात करें तो ध्यान दीजिए, हाल ही में जो एईडीओ की जो परीक्षा आयोजित की गई, एईडीओ की परीक्षा में जो कुछ 14 तारीख को जो जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ था, यानी कि पहले सेशन के अंतर्गत, उसमें कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की चर्चा की गई थी। उसमें धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भी एक था। इस धर्म गार्जियन के साथ साथ कई सारे ऐसे युद्धाभ्यास हैं जिन्हें हमने पूर्व में भी पीढ़ी के अंतर्गत हमने युद्धाभ्यास को डिस्कस किया है, और कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि 14 तारीख के पेपर हुए, उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे हमारे करेंट अफेयर्स नोट्स से। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की बात करें तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत एवं जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 2026 में उत्तराखंड के चौबटिया मिलिट्री रेंज में उत्तराखंड के चौबटिया मिलिट्री रेंज में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। यह अब तक का 7वां संस्करण है। इसे 2018 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है लामितीय मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत एवं सेशल्स के मध्य इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन 2026 में सेशल्स रक्षा अकादमी में किया गया। 2001 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था और यह अभी तक का 11वां संस्करण है। यह त्रिसैनिक युद्धाभ्यास है, यानी कि इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों प्रकार की सेनाएं इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है ककाडू अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो यह एक प्रकार का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत का INS नीलगिरी युद्धपोत इसमें शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के हाल ही में 125 वर्ष होने पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से INS नीलगिरी शामिल हुआ। नेक्स्ट फैक्ट्स है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन जो है वह दिल्ली में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 31 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन के समय फिल्म जो लगाया गया उसका नाम था सिरात, जिसके निर्देशक हैं ओलिवर लक्से। नेक्स्ट फैक्ट्स है जो कि खेल कूद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की चर्चा की गई है। तो खेल कूद के अंतर्गत यदि महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखा जाए तो पहला है कि वर्ष 2025-26 का रणजी ट्रॉफी जो है वह पहली बार जम्मू कश्मीर द्वारा जीता गया है। इस रणजी ट्रॉफी में टोटल 38 टीमें शामिल हुए, जिसका फाइनल मैच जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक के मध्य हुबली में खेला गया। और 2024-25 का विजेता की बात किया जाए तो 2024-25 का विजेता था विदर्भ और 2025-26 का विजेता रहा है रणजी ट्रॉफी का जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट फैक्ट्स है 2026 के लिए ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी को प्रदान किया गया, यानी कि 2026 के लिए ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार अरुंधति रेड्डी को प्रदान किया गया है फरवरी 2026 महीने के लिए। इस पुरस्कार की घोषणा जो है वह जनवरी 2021 में ICC द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार पाने वाले भारत के 5वीं महिला खिलाड़ी बनी है।
पहले बनी थी हरमनप्रीत कौर, दूसरी थी दीप्ति शर्मा। स्मृति मंधाना को यह पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है शेफाली वर्मा और 5वीं बनी है अरुंधति रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया साहिबजादा फरहान को। भारत के अब तक टोटल 15 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार 21 बार प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट फैक्ट्स है 92वां ग्रैंड मास्टर। 92nd ग्रैंड मास्टर की बात करें तो दिल्ली के रहने वाले आर्यन वार्ष्णेय 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसी प्रकार से 93rd ग्रैंड मास्टर बने हैं मुंबई के आरव डेंगला और 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं गुवाहाटी के मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2026। इंडियन ओपन 2026 ये मुंबई में आयोजित किया गया। महिला वर्ग में अनाहत सिंह और उप विजेता रही हैं हाना मुमताज, और पुरुष वर्ग में अभय सिंह और उप विजेता रहे हैं वीर चोटरानी, इसका विजेता रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है पहली अंतर्राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो है इसका आयोजन किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के लिए टोटल 11 स्पर्धाएं का आयोजन किया गया। इसमें टोटल 97 महिलाओं सहित 278 एथलीट शामिल हुए। अब ध्यान दीजिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि 21वीं वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वह पोलैंड के टोरुन नामक शहर में किया गया, जिसमें कि टोटल 118 देशों के 674 एथलीट शामिल हुए। 27 प्रतिस्पर्धाओं में यह खेल का आयोजन किया गया, लेकिन भारत जो है वह इस खेल में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट फैक्ट्स है इंडियन वेल्स ओपन 2026। यदि इंडियन वेल्स ओपन 2026 के अंतर्गत पुरुष एकल में विजेता की बात करें तो वे हैं यानिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, जबकि उप विजेता की बात करें तो रूस के रहने वाले हैं डेनिल मेदवेदेव। इसी प्रकार से महिला एकल की विजेता रही हैं बेलारूस की रहने वाले आरियाना सबालेंका, और कजाकिस्तान के रहने वाले एलेना रिबाकिना ये उप विजेता रही हैं। नेक्स्ट पुरुष युगल वर्ग की बात करें तो गुइडो आंद्रेयोजी और मैनुएल गिनार्ड ये पुरुष युगल वर्ग में विजेता रहे हैं, जबकि उप विजेता रहे हैं आर्थर रिंडरकनेक और वैलेंटिन वाचेरोट। महिला युगल में विजेता की बात करें तो कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टॉनसेट ये महिला युगल वर्ग में विजेता रही हैं। उप विजेता रहे हैं अन्ना डानिलिना और अलेक्जेंड्रा कुनिक। मिश्रित युगल की बात करें तो मिश्रित युगल श्रेणी में बेलिंडा बेनासिक और फ्लेबियो कोबोली ये विजेता रहे हैं, जबकि उप विजेता गैम्ब्रिएला डाब्रोस्की और लॉयड ग्लासपूल ये उप विजेता रही हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप यह 10वां सत्र का आयोजन किया गया। इसके विजेता रहा है भारत, उप विजेता था न्यूजीलैंड। भारत जो है वह अब तक 3 बार इसका विजेता रहा है। कब तो 2007, इसके अलावा 2024 और नेक्स्ट 2026। इस टूर्नामेंट की बात किया जाए तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया गया था 2007 ईस्वी में, और उस समय जो विजेता की यदि बात करें कि 2007 में पहला बार विजेता कौन था तो भारत 2007 में विजेता बना था। और उप विजेता की यदि बात किया जाए कि जब पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया तो उस समय उप विजेता रहा था अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि इसमें टोटल 20 टीम यानी कि 20 टीम शामिल हुए। बांग्लादेश इस टीम में शामिल होने से मना कर दिया, तो बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। इसका आयोजन जो है वह भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मैच का आयोजन किया गया। भारत अब तक 3 बार विजेता रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2007, 2024 और 2026। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड प्रदान किया गया संजू सैमसन को। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड प्रदान किया गया जसप्रीत बुमराह को। और सर्वाधिक रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में साहिबजादा फरहान, और सर्वाधिक विकेट इस टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती लिए हैं। दोनों 14-14 विकेट लिए हैं। इसका पहला सीरीज का आयोजन जो है वह वर्ष 2007 में किया गया था। अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह कि
चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक रोग। भारत जो है वह ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का अध्ययन के अनुसार एशिया प्रशांत के क्षेत्र में चयापचय मेटाबॉलिक रोग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। मेटाबॉलिक रोग उन विकारों का एक समूह है जो कि शरीर की ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। इनमें मधुमेह, थायराइड, फैटी लीवर इस प्रकार के प्रमुख रोग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है डाइमिथाइल ईथर। यदि डाइमिथाइल ईथर की बात करें तो डाइमिथाइल ईथर एक प्रकार का रंगहीन, गैर संक्षारक और कम विषाक्त गैस है। नेक्स्ट फैक्ट्स कि गुजरात के सानंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो गुजरात के सानंद में देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में 10 अरब डॉलर के वित्तीय परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। कब? तो दिसंबर 2021। ध्यान दीजिए, दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 10 अरब डॉलर के वित्तीय परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की चर्चा की गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी 2026 को 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV की टीकाकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसके लिए वर्तमान समय में गार्डसिल दवा को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ICMR एवं सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वावैक नाम से एक वैक्सीन यानी कि टीका को भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है मून शॉट परियोजना। मून शॉट परियोजना को IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एवं प्रतीक्षा नामक एक ट्रस्ट द्वारा मून शॉट परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन के लिए एक प्रोसेसर का विकास करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एवं प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा मून शॉट परियोजना को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है हरीश राणा बनाम भारत संघ। ध्यान दीजिए, ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए। तो हरीश राणा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी। यह जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है इसे सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 2011 में अरुणा रामचंद्र शानबाग मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट फैक्ट्स सिटल SHTIL, इसे हम लोग सिटल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का मिसाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। नेक्स्ट फैक्ट्स है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस HSV मुंह एवं जननांगों पर दर्दनाक छाला उत्पन्न करती है, जिसके कारण यह एक प्रकार की संक्रामक वायरल बीमारी है यानी कि लाइलाज बीमारी है जो कि मुंह एवं जननांगों पर दर्दनाक छाला उत्पन्न करती है। नेक्स्ट फैक्ट्स है विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र भारत ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के जुबवलादिने नामक शहर में स्थापित किया है। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यह है कि इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स कि भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा कनेक्ट सेफ को डिलाइट नामक एक कंपनी है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स को प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ISPC सेंटर द्वारा तेजस 2.0 नाम से एक करेंट अफेयर्स का बैच उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाने तक प्रतियोगिता दर्पण और बिहार करेंट अफेयर्स के साथ साथ PIB नोट्स, परीक्षा मंथन, बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र एवं बिहार दोनों का बजट एवं इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब तक इसमें टोटल 1600 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी अपनी
तैयारी को एक महत्वपूर्ण धार प्रदान करने के लिए शीघ्र ही हमारे बैच से जुड़िए। इसके लिए 399 का पेमेंट करना है 8375934036 या 9870564701। ये दो में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, भारत ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बायो सिस्टम का तमिलनाडु के मुतोम नामक तट पर सफल परीक्षण किया है। यदि लिडार की बात करें तो इसका पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह समुद्री सतह से 300 मीटर की ऊंचाई तक के वायुमंडलीय परत की माप कर सकती है। तो यह हो गया लिडार प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी जो है वह सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण की स्थिति देखने को मिलती है। तो 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति देखने को मिली। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है डार्क ऑक्सीजन के संबंध में। तो यह एक प्रकार की अनोखी खोज है कि हाल ही में प्रशांत महासागर के 4000 मीटर की गहराई में डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। देखिए अभी तक हम लोग जानते थे कि ऑक्सीजन तभी उत्पन्न किया जा सकता है जब प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ही ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके उपरांत ही ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन जो नवीन खोज है वह नवीन खोज यह बतला रहा है कि प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर एक डार्क ऑक्सीजन उपस्थित है। प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर इसे डार्क ऑक्सीजन इसलिए कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन वैसा ऑक्सीजन है जो कि सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे समुद्र में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। तो हाल ही में प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई में डार्क ऑक्सीजन खोजे गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म। तो इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म को नीति आयोग एवं यूनिसेफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक में पोषण एवं स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के लिए नीति आयोग एवं यूनिसेफ इंडिया के द्वारा इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला है रियो पृथ्वी सम्मेलन। इसका आयोजन 1992 में किया गया था। भारत इसमें 1994 में इस सम्मेलन संधि की पुष्टि की। कार्टागोना प्रोटोकॉल 2003 में इससे संबंध में हस्ताक्षर हुए थे। नगोया प्रोटोकॉल 2014 में इससे संबंधित हस्ताक्षर हुआ था। और ध्यान दीजिए COP16 UNCBD का COP16 जो है वह 2026 ईस्वी में कोलंबिया के कैली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है एक्टिनिडिया इंडिका। एक्टिनिडिया इंडिका जो है वह कीवी की एक प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में खोजा गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेला कार्ली के संबंध में। तो बेला कार्ली वह मीठे पानी में पाया जाने वाला एक प्रकार का केकड़ा है जो कि हाल ही में केरल के साइलेंट वैली में खोजा गया है। यदि हम लोग केकड़ा की बात करें तो यह केकड़ा एक ही शरीर में नर एवं मादा दोनों के अभिलक्षण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 238 शहरों में से 204 शहर यानी कि 85% शहर ऐसे हैं जो कि वायु गुणवत्ता मापन में विफल रहे हैं। और भारत का WHO के मानक के अनुसार भारत का एक भी शहर ऐसा नहीं है जो कि 5 MU ग्राम मीटर क्यूब घनत्व के अनुरूप भारत का एक भी शहर स्वच्छ नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट्स है CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। यदि हम लोग कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करें तो यह एक प्रकार का सम्मेलन है जिसके संबंध में जिसे हम लोग बॉन सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। यह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए एक प्रकार का सम्मेलन है जिसे
23 जून 1979 को इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया था और यह एक प्रकार की बाध्यकारी संधि है। या इस बाध्यकारी संधि का मतलब हो गया कि इसके नियमों को मानना बाध्य है, इसके नियमों को मानना बाध्य है। इसे परिशिष्ट वन में टोटल 188 प्रजातियों को शामिल किया गया है। CMS का COP15 जो सम्मेलन है वह ब्राज़ील के माटो ग्रोसो में आयोजित किया गया। इसका थीम है जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना, इसका थीम है। इसका आयोजन जो है वह वर्ष 2026 में किया गया। नेक्स्ट है एपिस डोर्सोटा। तो देखिए इससे संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा एपिस डोर्सोटा क्या है। तो एपिस डोर्सोटा मधुमक्खी की एक प्रजाति है जिसे कि विशाल चट्टानी मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के एरो सिटी हाईवे के तट पर देश का यानी कि भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्यूरिफायर टावर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स कि भारतीय बाइसन महोत्सव, यदि हम लोग भारतीय बाइसन महोत्सव की चर्चा करें तो भारतीय बाइसन महोत्सव 2026 में ओडिशा के डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में मनाया गया। इसका दूसरा जो संस्करण है और वर्ष 2026 में इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। यदि हम लोग बाइसन की चर्चा करें तो ध्यान दीजिए बाइसन जो है वह IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1 में बाइसन को शामिल किया गया है। जबकि यदि हम लोग काइट्स की बात करें तो काइट्स के परिशिष्ट 1 में बाइसन को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में एक स्वायत्त ऑटोनोमस और गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। जोहा चावल की बात करें तो जोहा चावल के लिए असम को GI टैग प्रदान किया गया है, जिसकी पहली खेप यूनाइटेड किंगडम एवं इटली को जोहा चावल की पहली खेप निर्यात की गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है और आज का लास्ट फैक्ट्स है कि नागौरी पान मेथी के लिए राजस्थान को सामुदायिक किसान किस्म श्रेणी में पेटेंट प्राप्त हुआ। यानी कि नागौरी पान मेथी के लिए राजस्थान को पेटेंट प्रदान किया गया है। तो यह जो फैक्ट्स है वह हमारे करेंट अफेयर्स प्रोग्राम के संबंध है, तो आप लोग इसमें जुड़िए। आज का सेशन यही हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।